सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी फिट फाइन होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में 3 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन किए थे, आज हम करेंगे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। जो आप देख रहे हो 28 to 32 क्वेश्चन, ये सारे 5 मार्क्स के हैं। और जिन क्वेश्चन मैंने कट किया हुआ है, क्रॉस किया हुआ है, ये क्वेश्चन आज हमने नहीं करने। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों मीडियम्स में है, ये हिंदी मीडियम और ये इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इंग्लिश मीडियम में बता दूं मैं। ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. ठीक है, if water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, in how much time will the tank be filled? समझ तो नहीं आया होगा कुछ? ठीक है ना, अभी तो मैंने स्टेटमेंट रीड करी है। अब यही स्टेटमेंट हिंदी में। एक किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद यह टंकी पूरी भर जाएगी? देखो, अब इसका डायग्राम देखते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखो ये आया डायग्राम, समझ आ गई? देखो, पहले क्या है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी, मतलब इसमें एक टैंक है, ये सिलेंड्रिकल टैंक है ना, जिसका 10 मीटर ये व्यास है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया? पूरा 10 मीटर। देयरफॉर इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ डायमीटर, मतलब 5 मीटर। ठीक है ना, और इसके जो हाइट है इस टैंक की, ये कितनी है? 2 मीटर। इतना क्लियर है? अब देखो, अब आगे क्या है। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field which is 10 meter diameter and 2 meter deep. अब देखो, अब क्या है, a farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter. अब ये 20 सेंटीमीटर वाला पाइप कौन सा है? जरा ध्यान से देखो, हमने यहाँ तक स्टेटमेंट रीड कर ली। किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। अब मैं फिगर पे आऊँ, ये हमने कोई इमेजिनरी नहर बना लेनी है, ठीक है ना, और इस नहर से एक पाइप द्वारा इसने अपनी टैंकी को कनेक्ट कर दिया। और जो ये पाइप है, मतलब इसका डायमीटर कितना है, मतलब ये डायमीटर कितना है, ध्यान से देखो, जो ये डायमीटर है इस पाइप का, ये कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और इस पाइप के अंदर नेचुरली अब पानी से, मतलब नहर से कनेक्ट किया, पानी इसमें आएगा, और इस पाइप के अंदर पानी की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो टैंकी है ये कितने टाइम बाद ये भर जाएगी। मतलब पानी यहाँ से आना शुरू हुआ, इसमें टैंकी भरनी शुरू हो गई, और हमें यही फाइंड आउट करना है कि ये टैंकी कितने टाइम बाद भर जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में मैं बता देता हूँ आपको, फटाफट से लिखना आपने। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, इंग्लिश में बेलनाकार टंकी का, इंग्लिश में ये और हिंदी में बेलनाकार टंकी का व्यास कितना आ गया? 10 मीटर। तो इसकी रेडियस, मतलब त्रिज्या कितनी होगी? व्यास की आधी, 10/2 5 मीटर। और उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, बेलनाकार टंकी की ऊंचाई, इसको हमने कैपिटल H, ठीक है ना, रेडियस को कैपिटल R मानना है और हाइट को कैपिटल H कंसिडर करना है। इक्वल्स टू कितनी दी हुई है हमें? 2 मीटर। अच्छा, मैंने इन्हें कैपिटल्स क्यों लिया है? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सिलेंड्रिकल 2 सिलेंडर है, एक तो ये टैंक सिलेंड्रिकल है और ये पाइप सिलेंड्रिकल है। ठीक है ना, तो दोनों के रेडियस को डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए मैंने एक को R इन दोनों को कैपिटल्स, टैंकी को दोनों कैपिटल्स लिया है और पाइप को दोनों स्मॉल लूँगा। ठीक है, क्लियर है? गुड। तो चलो अब चलते हैं हम पाइप की ओर। डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप का व्यास कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस, त्रिज्या, अब देखो यहाँ पर टैंकी की मैंने बड़ी R ली थी, अब पाइप की यहाँ पर मैं क्या रहा हूँ? छोटी R ले रहा हूँ, स्मॉल R। 20/2 10 सेंटीमीटर है। चूँकि ये सारे मेरे यूनिट मीटर्स में हैं, तो इसको मैंने मीटर्स में कन्वर्ट किया। 10/100 इक्वल्स 1/10 मीटर। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हमने लिखनी है, वो क्या लिखनी है? स्पीड ऑफ, यहाँ पर मैं एक चीज़ मिसिंग कर गया हूँ, आपने लिख लेनी है। ठीक है ना, स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप। ठीक है, पाइप में पानी की चाल ये कितनी है? 3 किलोमीटर
पर आवर। ठीक है ना, ये लिख के आगे लिखना है लेट टैंक विल बी फिल्ड इन एक्स मिनट्स। हमने टाइम निकालना है, हमने मान लिया कि माना जो टैंकी है वो एक्स मिनट में भरती है। ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या होगा, देखो पानी टैंकी भर रही है ना ये, वो पानी आ कहाँ से रहा है, इस पाइप से आ रहा है, समझ आ गई। और अब देखो जरा, अब ये जो पाइप का ये जो जहां से पानी एंटर हो रहा है ये सर्कुलर है, ये सर्कल शेप में है। ठीक है ना, समझ आ गई, ध्यान देना अब यहां से। तो क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन मैं पहले हिंदी में लिख देता हूं फिर नीचे इंग्लिश में लिख दूंगा। ठीक है ना, इक्वल्स टू एक्स इंटू अंतः काट का क्षेत्रफल, अंतः काट का क्षेत्रफल गुणा पानी की चाल। मतलब ये समझ आया। देखो अब सारा, देखो ये सारा पानी जा किस में रहा है, टैंकी में जा रहा है, तो टैंकी भरेगी। मतलब टैंक का वॉल्यूम किसके बराबर हुआ, देखो एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब अंतःकाट का क्षेत्रफल, मतलब इसका जो सिरा है वो सर्कल शेप का है ना, तो मतलब इस सर्कल का एरिया और मल्टीप्लाई क्या होगा, इसमें जिस स्पीड से पानी आ रहा है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इस टंकी का आयतन। ठीक है, अब इसी को इंग्लिश में लिखना है हमने, वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल्स टू एक्स इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, इनटू स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप। यहां पर लिखना पाइप में पानी की चाल। ठीक है, अब ये हमने लिख लिया फॉर्मूला। अब देखो, अब वॉल्यूम ऑफ टैंकी, बेलन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हम यहाँ पर टैंकी का लिख रहे हैं ना, तो टैंकी को हमने कैपिटल माना था, इक्वल्स टू एक्स इंटू ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। समझ आ गई, ये आ गया ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब अंतःकाट का क्षेत्रफल। अब जो इसका जो सिरा है ये सर्कुलर है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू पानी की चाल। अब देखो पानी की चाल क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। मैंने यहाँ पे टाइम कितना माना है, मिनट्स में माना है ना, तो हमने क्या करना है, 3 इंटू किलोमीटर्स में कितने मीटर होते हैं 1000 अपॉन एच, आवर, एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60। क्लियर है ना। अब बिल्कुल सिंपल, पाई से आप पाई कैंसिल कर दो, समझ आ गई। अब बाकी वैल्यूज अब यहाँ पे पुट कर दो, आर स्क्वायर, आर हमारी कितनी कैपिटल 5, तो इसको हम करते हैं 5 स्क्वायर इंटू एच कितनी आ गई 2, यहाँ पर एक्स इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया, जो पाइप की रेडियस थी वो थी 1/10, ये स्क्वायर में है तो हमने इसको 2 टाइम्स लिख लिया, 1/10 1/10, ठीक है ना, इंटू 3 इंटू 1000 अपॉन 60। ठीक है ना। अब देखो 1 2 3 3 जीरोस है ना, ये कट होगी कहाँ से, 1 2 3 ये गई, है ना। चाहे आप एक ही स्टेप में कटिंग कर सकते हो, मैं आपको पर 2 स्टेप्स में करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको इजिली क्लियर हो जाए। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 इंटू 2 इक्वल्स टू एक्स इंटू यहाँ पर कितना रहेगा सिर्फ 3/6, और ये भी कितना आ गया 1/2, तो ये कितना हो गया 50 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया x/2। अब 2 इधर डिवाइड कर, इधर क्या करेगा, नेचुरली मल्टीप्लाई करेगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 50 इंटू 2, तो x कितना आ गया 100 मिनट्स। ठीक है, ये हमारा आंसर। क्लियर है, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से देखना आप इस क्वेश्चन को। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्रूव secant a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू secant a प्लस tan a इक्वल्स टू 1। इन सबको सॉल्व करके हमने क्या आंसर लेके आना है 1। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इक्वल के जो लेफ्ट साइड है ये सारी क्या होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब देखो अब क्या करना है, हमने secant a एज इट इज लिख दिया इंटू 1 माइनस साइन ए एज इट इज लिख दिया। अब देखो अब क्या होना है,
सीकेंट ए इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉज ए। अब याद रखना सीकेंट ए किसके बराबर होता है 1 बाय कॉज ए प्लस टेन ए किसके इक्वल होता है साइन ए अपॉन कॉज ए। ठीक है, समझ आ गई। ये मैं यहाँ पर आपको याद रखने के लिए लिख देता हूँ। सीकेंट ए क्या हो गया 1 बाय कॉज ए और टेन ए क्या हो गया हमारा साइन ए अपॉन कॉज ए। याद रहेगा। अच्छा, इन क्वेश्चन की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको आइडेंटिटियाँ याद होंगी। ठीक है ना। अब इसको ऐसे ही लिख दिया सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए। और देखो अब यहाँ भी कॉज यहाँ भी कॉज, अब एलसीएम लोगे क्या आएगा कॉज ए। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर नॉमिनेटर भी सेम आ जाते हैं। क्लियर है ना, इतना क्लियर है। अच्छा अब देखो सीकेंट ए अभी हमने बताया किसके इक्वल होता है 1 बाय कॉज ए, तो हमने इस सीकेंट ए को क्या लिखा 1 बाय कॉज ए इंटू 1 माइनस साइन ए और ये क्या बन गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। इतना क्लियर। अब देखो ये भी अपॉन में कॉज है, यहाँ भी अपॉन में कॉज है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। ये क्लियर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो अपना 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं बना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी एज इट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप कहोगे सर आपने 1 का स्क्वायर नहीं लिखा, तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये समझ आ गई, क्लियर है, गुड। अच्छा अब देखो अब आइडेंटिटी का जादू है इसमें, ये आइडेंटिटी का जादू है बच्चों, समझ आ गई। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ये होता है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, अब नेचुरली देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हुआ कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिखना है, ये तो एज इट इज आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर भी आ गया कॉस स्क्वायर ए। क्यों आया, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है कॉस स्क्वायर ए के। तो ये भी क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन गया कॉस स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर है कैंसल, और ये कितना बन गया 1, और ये हमारा हो गया प्रूफ, क्योंकि हमने इन सबको सॉल्व करके क्या लेके आना था 1, और हमारा कितना आंसर आ गया 1, देयरफॉर हेंस प्रूफ। ठीक है, इजी था ना, इजी। चलो ठीक है, इसे प्रैक्टिस करना, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो थर्ड क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखो द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। मतलब देखो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। भाई कब होती है, अब आ जाइए फिगर पे। देखो ये हमारी मीनार टावर, ठीक है ना, नेचुरली है। अब देखो ये सूरज है ना, नेचुरली ये इसकी छाया, ठीक है ना, ये इसकी छाया, ये 40 मीटर और लंबी हो जाती है। भाई कब होती है, देखो इसकी छाया, मान लो ये ए बी टावर है और ये बी सी इसकी छाया है, ठीक है ना, ये 40 मीटर और लंबी हो जाती है। कब लंबी होती है, अब जरा ध्यान से देखो, व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। ये समझ आई, व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। ये समझ आई, नहीं कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं, यहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ लेते हैं। देखो जबकि सूर्य का उनतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, यानी छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से कुछ समझ आया, नहीं आया, चलो अब बताता हूँ मैं आपको। देखो जब सन एल्टीट्यूड 60 डिग्री पे था, ठीक है ना, मतलब जब सूरज मान लो यहाँ था,
तब ये एंगल कितना था 60 डिग्री, और छाया की लंबाई क्या थी, सॉरी मीनार की छाया की लंबाई, ये हमारी मीनार थी, टावर था, इसकी छाया क्या थी 60 डिग्री। अब नेचुरली बच्चों दिन में सूरज एक जगह तो रहता नहीं है। मान लो जब सूरज यहाँ से यहाँ पहुंच गया, सूरज जब यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो ये जो एंगल था इसका, ये 60 से घट कर कितना हो गया 30 हो गया। देख रहे हो ना, जैसे सूरज यहाँ से यहाँ पूछा तो ये एंगल 60 से घटकर कितना हो गया 30। नेचुरली जैसे सूरज ढलता है छाया और लंबी हो जाती है। पहले जब 60 डिग्री एंगल था तो छाया यहाँ तक थी, जैसे ही एंगल 30 डिग्री हुआ तो छाया जो शेडो है वो 40 मीटर और इंक्रीज कर गई। हमें क्या निकालना है, इस टावर की हाइट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो करते हैं अब इसका स्टार्ट, सोल्यूशन करते हैं अब, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिखना है चित्र के अनुसार अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है। हमने क्या माना है, माना मीनार की ऊंचाई, लेट हाइट ऑफ टावर, इस टावर को हमने क्या मान लिया ए बी, और इसको क्या कंसिडर कर लिया एच मीटर, ठीक है ना। यहाँ पर हमने एच शो किया ना, तो यहाँ पर चाहे ना भी करो तब भी चलेगा, ठीक है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने बी सी को क्या कंसिडर किया है, माना बी सी को क्या माना हमने एक्स, हमें लिखा ना माना बी सी इक्वल्स टू एक्स मीटर, और हमें सी डी, सी से लेकर डी तक कितनी दी हुई है 40, यहाँ पर लिखा सी डी इक्वल्स टू 40 मीटर। अब ये जो एंगल है ये हमने क्या, इसको कैसे मेंशन करेंगे, एंगल ए सी बी, मतलब एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, और एंगल ए डी बी मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो इसको ऐसे लिखा एंगल ए डी बी इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर आएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो चलो अब समकोण त्रिभुज, पहले आप ये वाली ट्रायंगल ले लो, ए बी सी, ए बी सी में इंग्लिश में इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो ए बी अपॉन बी सी हमने क्या लगाई, पी अपॉन बी, है ना। ए बी क्या है परपेंडिकुलर, बी सी क्या है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना बन गया, रेशो क्या बन गई 10, और एंगल कितना आ गया, ये आ गया 60 डिग्री, ठीक है ना। इसी को हम आगे मूव करते हैं। हमने ए बी को क्या कंसिडर किया है एच, बी सी को क्या कंसिडर किया है एक्स इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3, देयरफॉर एच की वैल्यू आ गई हमारे पास √3x। कैसे आई, ये x डिवाइड में है, उधर जाके ये क्या करेगा मल्टीप्लाई, इक्वल टू के उधर जाके √3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो h इक्वल आ गया √3x, दैट इज इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब समकोण त्रिभुज कौन सी, अब हम लेंगे ए बी एंड डी, ये पूरी कंप्लीट, ठीक है ना। ए बी डी में इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। अब इसमें फिर से वही करेंगे, ए बी अपॉन इस पूरी ट्रायंगल का बेस क्या बन जाएगा बी टू डी, बी डी, ठीक है ना। मतलब ए बी अपॉन बी डी, अभी फिर हमने क्या किया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रेशो बनी फिर से 10, और इस बार एंगल कितना 30 डिग्री, क्योंकि हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी डी, और इसमें एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री, क्लियर है। तो चलो अच्छा ए बी हमारा क्या है अभी मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ये आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है, मैं तो इसी के साथ आगे कर रहा हूँ, आपने ये स्टेप नीचे की तरफ करनी है, ठीक है ना। ए बी को हमने क्या कंसिडर किया है एच, अब बी डी, बी टू डी ये हमारे किससे मिलकर बनी है, पहले बी टू सी मतलब बी सी प्लस, ठीक है ना। अब देखो पहले बी सी तक, फिर आगे सी डी प्लस सी डी, ये समझ आ गई। देखो पूरी बी डी हमारी कैसे बनी, बी सी प्लस सी डी, क्लियर है। इसको हमने बी डी को लिखा है ऐसे, बी सी प्लस सी डी इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स 1/√3, तो इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू, यहाँ पर बी सी को हमने क्या कंसिडर किया है, बी सी को कंसिडर किया है एक्स, और सी डी कितनी है हमारी +40 इक्वल्स टू 1/√3, क्लियर है ना। अब आप मल्टीप्लाई करवा दो √3h, क्योंकि ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल्स टू x + 40, समझ आ गई। अब देखो अब मैं करूँगा जादू, कौन सा, देखो √3 और इसको मैंने लिख देना है h को √3x, जादू हो गया ना,
कहाँ से हुआ? यहाँ से हुआ, क्योंकि h किसके इक्वल है? अंडर रूट 3x। समझ आ गई? h किसके इक्वल है? अंडर रूट 3x, और यहाँ पर h की वैल्यू को मैं क्या रखूंगा? अंडर रूट 3x। ठीक है ना? समझ आ गई? x प्लस 40, और ये हमने जादू कहाँ से किया? फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ये रीजन देना जरूरी है, ठीक है? अब मैं बार बार आपको बताता हूँ, ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना आ जाएगा? ये 3x, ये प्लस x है। चलो अगले स्टेप में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 40, अब ये 3x इक्वल्स टू x प्लस 40। लास्ट लाइन रहेगी। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इतनी कंजूर से भी ठीक नहीं है ना? देखो 3x इक्वल्स टू x प्लस 40 है। अब ये प्लस का x है, इधर के क्या होगा? माइनस होगा ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3x माइनस x इक्वल्स टू 40। अब ये 3x माइनस x कितना हो गया? 2x इक्वल्स टू 40, और ये 2 20 ज़ा 40, तो x कितना आ गया? 20। अब फिर से हम इक्वेशन 1 पे जाएंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, हिंदी मीडियम, समीकरण कहाँ से? 1 से। समझ आ गई? चाहे आप ना भी लिखो ये लाइन, इंग्लिश में ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 1 क्या कह रही है हमारी? h इक्वल्स टू अंडर रूट 3x, है ना? देयरफॉर h इक्वल्स टू रूट 3 इंटू 20, तो h आ गया हमारा 20 अंडर रूट 3। आप 60 मत कर देना, क्योंकि 20 जो है रूट में नहीं है। समझ आ गई? देयरफॉर अब लिखोगे हाइट ऑफ टावर, मीनार की ऊंचाई, हमने क्या माना था? AB, उसे क्या माना था? h, और ये कितना आ गया हमारा? 20 अंडर रूट 3 मीटर, और ये क्या आ गया हमारा आंसर? क्लियर है स्टूडेंट्स? इजी था क्वेश्चन, ना भी लगा हो इजी, बट आप अच्छी तरह से इसे रिवाइज करोगे तो इजी लगेगा। 1-2 बार वीडियो को देखो, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। इसमें पाई हमें लेनी है 3.14। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देखो, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एट राइट एंगल एट सेंटर, फाइंड द एरिया कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, यूज पाई 3.14। ठीक है ना? तो मेजर और माइनर सेगमेंट और सेक्टर होते क्या हैं, चलो अब बताते हैं आपको। देखो जैसे ये है एक कॉर्ड ऑफ सर्कल, किसी वृत्त की कोई जीवा, ये हमने वृत्त बना लिया। अब जीवा क्या होती है? सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को आपस में मिलाने वाली जो लाइन होती है सर्कल के अंदर ही, वो होती है कॉर्ड। ठीक है ना? ठीक है ना? ये कॉर्ड है, इसके एंड पॉइंट्स आगे ए और बी। इन्होंने सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना दिया? 90 डिग्री का। मतलब ये सेंटर ओ है, हमने ए ओ और ओ बी, है ना? ए और ओ बी से ये एंगल की आर्म बन गई। इस मतलब इस एंगल की ये भुजाएं बन गई, ओ ए और ओ बी, और ये एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। ठीक है ना? बट इसकी रेडियस कितनी है सर्कल की? 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब देखो, अब ए से ओ को आप ज्वाइन करोगे, क्या बनेगी? रेडियस ही तो बनेगी। अब ओ से बी तक क्या बनेगी? ये भी तो रेडियस ही बनेगी। तो ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो ये पूरा सर्कल है, ये आ गई है हमारी कॉर्ड, है ना? अब कॉर्ड से जो निचला ये छोटा सा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, समझ आ रही ना? जो ये पोर्शन है, ये छोटा सा ये पोर्शन, ये क्या है? ये है लघु वृत्तखंड। इसको मैंने अलग से निकाल दिया, तो ये जो पोर्शन है ये है लघु वृत्तखंड। ठीक है ना? और इसको निकालने का, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है r² पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है ना? और थीटा कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे, और इसका ये छोटा सा जो एरिया है ये आ जाएगा। ठीक है? ये क्या होता है? ये लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट। ठीक है? अब यहाँ पर वैल्यू रखो r², r हमारी कितनी है? 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10² पाई 3.14 थीटा 90/360 माइनस हाफ साइन 90। ठीक है ना? और बच्चों यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1।
साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, ठीक है ना। अब 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब यहाँ पर देखो 3.14, ठीक है ना, 0 से 0 और 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 माइनस 1/2। अब कहोगे सर 1/2 क्यों यहाँ पर रह गया। अब देखो चलो मैं इंटू 1 कर दूँ, चाहे आप 1/2 भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब 1 जो 1/2 से मल्टीप्लाई करके 1/2 ही आएगा। चलो फिर भी हम एक बार मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या आ गया 100 इंटू 314/400। स्टूडेंट ये समझ आया आपको, ये क्या हुआ, नहीं आया, कोई बात नहीं। हमने क्या किया 3.14 का पॉइंट हटा दिया और ये कितना बन गया 314/100। अब ये 4 मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा ये 400। समझ आई, नहीं आई तो देखो ये था 3.14 इंटू 1/4। हमने क्या किया 314/100 इंटू 1/4। अब ये 100 4 ज़ा कितना आ गया 400, ठीक है ना, माइनस अब 1/2 इंटू 1 कितना आ गया 1/2 ही आएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, अब ये 100 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले 100 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा फिर 100 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। देखो 100 इंटू 304/400 माइनस 100 इंटू 1/2। ये समझ आ गई। देखो 0 से 0 कैंसिल होगी, ये कितना बच गया, यहाँ पर कितना बच गया 314/4 माइनस यहाँ पर कितना बच गया 50। जब आप 314 को 4 से डिवाइड कराओगे तो आपका कितना आएगा 78.5 और माइनस 50। जब आप 78.5 में से 50 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट आंसर आया। अभी कौन सा आंसर आया है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये वाला, मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा इतना आ गया 28.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने इसका नेक्स्ट पार्ट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमने निकालना है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब देखो मेजर सेक्टर क्या होता है, देखो जो सेगमेंट बनता है वो जीवा से बनता है, कॉर्ड से बनता है, जो सेक्टर बनता है वो रेडियस से बनता है। सेक्टर क्या होता है, जैसे ये सर्कल है, यहाँ पर हमने 2 रेडियस ली और इन 2 रेडियस के बीच का जो एरिया होता है वो सारा क्या होता है सेक्टर। ये 2 तरह के होते हैं। जैसे पिज़्ज़ा स्लाइस की हम बात करते हैं, जैसे मान लो ये पूरा पिज़्ज़ा है, हमने एक स्लाइस बाहर निकाल लिया और बाकी पोर्शन क्या बच गया, ये बच गया, है ना। यहाँ पर इसी तरह से मतलब ये भी क्या है, एक तो सर्कल की रेडियस है और ये जो एरिया है ये भी रेडियस, ये जो एरिया है ये भी रेडियस के मतलब त्रिज्याओं के बीच है, और जो ये भी क्षेत्रफल है ये पूरा, ये भी 2 त्रिज्याओं के बीच है। ये समझ आ गई ना। तो ये दोनों क्या हैं, ये हमारे सेक्टर हैं, त्रिज्याखंड हैं। ठीक है, जो त्रिज्याओं से बनते हैं वो क्या होते हैं, त्रिज्याखंड। क्लियर है। बट ये एरिया छोटा है तो इसे हम कहेंगे ये लघु त्रिज्याखंड है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं माइनर सेक्टर। अभी देखो ये बड़ा एरिया है, इसे क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्याखंड, ये होता है मेजर सेक्टर, और इसी का हमने एरिया निकालना है। ठीक है ना। और इसका फार्मूला क्या होता है, अब ये आपने क्वेश्चन में बना के नहीं दिखाना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करोगे और आंसर फाइंड आउट करोगे। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए फिगर्स बनाई है। ठीक है ना। आपने एक बार शुरू में इंट्रोडक्शन दे दी, बस ठीक है, इनफ। और इंट्रोडक्शन हमने नहीं देनी, मतलब ये वाले इंट्रोडक्शन हमने नहीं देनी, हमने डायरेक्ट सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला गाइस होता है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बाय 360, ये फार्मूला है इसका। अब पाई हमें गिवन है 3.14, रेडियस है 10 और ये 10 का स्क्वायर और एंगल 90 डिग्री है, मतलब 360 माइनस 90 अपॉन 360। ये समझ आ गई। देखो हमने क्या किया, पॉइंट हटा दिए, नीचे कितना लग गया 100 इंटू 10 का स्क्वायर भी 100 इंटू 360 माइनस 90 कितनी हो गई 270 अपॉन 360। ईजी है ये क्वेश्चन, बहुत इसे मुश्किल मत समझना। और देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, इधर 0 से 0 गई, इधर कितना रह गया 314 इंटू 27/36। इसे आप 9 के टेबल पर काट सकते हो, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36
तो 314 इंटू 3/4। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, 314 को 4 से डिवाइड किया था, तो कितना आया था 78.5 इंटू 3। अब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो गाइस आई थिंक समझ आ चुका होगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो चलो अब हम चलते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन आज का, नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए दिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, विकेटों की संख्या मतलब ऐसे 7 गेंदबाज हैं जिन्होंने 20 से 60 तक विकेट ली हैं। ऐसे 5 गेंदबाज हैं जिन्होंने 60 से 100 तक विकेट ली हैं। ऐसे 16 गेंदबाज हैं जिन्होंने 100 से 150 विकेट्स ली हैं। और ऐसे 12 बॉलर हैं जिन्होंने 150 से 250 तक विकेट ली हैं। ऐसे सिर्फ 2 ही बॉलर हैं जिन्होंने 250 से 350 विकेट ली हैं। और ऐसे 3 बॉलर हैं सिर्फ जिन्होंने 350 से 450 तक विकेट ली हैं। ठीक है ना, और यही क्वेश्चन हमें इंग्लिश मीडियम में गिवन है। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत लेने की बात नहीं। यही जो उन्होंने हिंदी में लिखा हुआ है यही इन्होंने इंग्लिश में लिखा है। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन वन डे क्रिकेट मैचेस। फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग सुटेबल मेथड। सुटेबल मेथड वैसे 3 मेथड हैं, जिसमें से एक तो रिजेक्ट हो गया, इस बार रिड्यूस हो गया। बाकी हमारे पास 2 मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक एक्सज्यूम्ड मीन मेथड। और आज हम करेंगे डायरेक्ट मेथड, मतलब प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ठीक है सर, अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ विकेट्स, है ना, नंबर ऑफ बॉलर्स, तो आपने नंबर ऑफ विकेट जैसे आपको क्वेश्चन में हिंदी मीडियम में दिया है तो आप हिंदी भी लिख सकते हो, जैसे दिया है वैसे लिख लेना है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ विकेट्स क्या है 20 to 60, 60 to 100, 100 to 150, 150 to 250, 250 to 350, 350 to 400। ठीक है ना, अब नंबर ऑफ बॉलर्स इसको हम नोट करते हैं FI। ठीक है ना, और ये क्या है हमारा 7, 5, 16, 12, 2 और 3। और इनका जो सम होता है, इन सबको जोड़ने पर जो आता है उसको हम शो करते हैं सिग्मा। ये जो बड़े से ई का साइन होता है ये होता है प्लस का साइन, मतलब सिग्मा बोलते हैं इसे। और इसका मतलब होता है कि हमने इन सबको ऐड किया है, और इन सबको ऐड करने पर कितना है हमारा 45। ठीक है ना, अब हमने इसके बाद सॉल्व करना होता है XI। XI क्या होती है हमारी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब मध्य मान। वो कैसे फाइंड आउट होता है, देखो। हाँ, एक बात और बताना मैं आपको भूल गया, ये जो 20 to 60 है ना, जैसे यहाँ पर तो दिया हुआ है नंबर ऑफ विकेट्स। अगर नहीं आप लिखना चाहते हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको क्लास इंटरवल भी लिख सकते हो। ठीक है ना, हिंदी में वर्ग अंतराल। ठीक है ना, अब सपोज मैंने क्लास इंटरवल लिया 20 to 60। जो लेफ्ट साइड भी होता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और जो राइट साइड भी होता है ये होता है अपर लिमिट। ठीक है ना, और जो XI होती है मिड वैल्यू, ये जो XI है ना, ये कैसे फाइंड आउट होती है, XI इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। हिंदी में लोअर लिमिट को निम्न सीमा, अपर लिमिट को ऊपरी सीमा। ठीक ना, और ये XI फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, मतलब निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। अब जैसे मैं इसकी बात करूं 20 to 60 की, इसमें L कितना है, लोअर लिमिट कितना है 20, यहाँ आ जाएगा 20 प्लस अपर लिमिट क्या होगी, ऊपरी सीमा क्या होगी 60/2। ये कितना आ गया 20 प्लस 60/2 मतलब 80/2, और ये कितना आ गया 40। समझ आ गई। ऐसे ही स्टूडेंट हमने इन सबको फाइंड आउट कर लेना है ऐसे, जैसे इसकी 20 प्लस 60 80, 80 का आधा 40। ऐसे ही 60 प्लस 100 कितना आएगा 160, 160 का आधा 80। ऐसे ही 100 प्लस 150 कितना आएगा 250, 250 का आधा 120। बिल्कुल जैसे हमने 2060 किया है ना, ऐसे ही आपने हर एक का कर करके यहाँ पर 2 से जो इनको जोड़कर 2 से डिवाइड करा के यहाँ पर लिखते जाना है। समझ आ गई। फिर से बता रहा हूँ, जैसे हमने 2060 की XI निकाल ली है ना,
20+60/2 मतलब 80/2 इक्वल्स टू 40। ऐसे ही आपने हर एक का निकालना है, जैसे 60+100 160, 160 का हाफ 80 आधा करके, है ना। ऐसे ही आपने ये सबके निकाल लेनी है, समझ आ गई। जैसे 250 और 350 कितने हो गए 600, 600 का आधा कितना हो गया 300। ऐसे 350 और 450 कितना हो गया 800, और 800 का आधा 400। क्लियर है, इजी है ना। इसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, एक अलग से कॉलम बनाना है FI इंटू XI, मतलब FI इंटू XI मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के इनका रिजल्ट हमने यहाँ लिखना है। जैसे 7 4 कितना हो गया 28, अब यहाँ पर 0 है तो 0, मतलब 7 को 40 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा 280। आगे कितना आएगा 85 मतलब 8 5 40, मतलब ये कितना आ जाएगा 400। ऐसे 16 को आप 125 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा आपका आंसर, ये आएगा 2000। ठीक है ना। ऐसे ही 12 को 200 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा 12 2 24 मतलब 2400, और 3 2 6 मतलब ये आएगा 600, और यहाँ पे 4 3 12 ये आएगा 1200। ठीक है ना। जैसे फ्रेंड्स हमने FI को ऐड किया था ना, सिग्मा FI इक्वल्स टू 45, ऐसे ही हमने अब इनका भी सम निकालना है। और इसके सम को हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा, सिग्मा मतलब इन सबको ऐड कर रहे हैं। किस किस को ऐड कर रहे हैं, FI XI, मतलब इस पूरी वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं। इन सबको ऐड करने पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपका इन सबको ऐड करने पर आएगा आपका 6880, मतलब 6880, 6880। क्लियर है। अब हमने निकालना है इसका माध्य, माध्य हिंदी इंग्लिश में मीन। अच्छा, हम ये मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, ये है डायरेक्ट मेथड, मतलब हिंदी में प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। ये जो मेथड है सबसे इजी माना जाता है, ठीक है ना। बट जहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है वहाँ ये यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ पर हम एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन बेशक बड़ी है बट इजी है, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लिया। ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड से हमारा मीन क्या होता है, मतलब माध्य क्या होता है, माध्य को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। ठीक है ना। तो एक्स बार ये कितना आया 6880 डिवाइडेड बाय 45। ठीक है ना। और जब आप 6880 को मतलब 6880 को 45 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 152.8, और जो कि हमारा आ गया मीन, और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना। अब आप 6880 को 45 से डिवाइड करोगे तो 152.8 आएगा, ये आप डिवाइड करके देख लेना। ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारे आज के 5 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है ना। और ये ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं कि आप ये 7 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इन क्वेश्चन को करने से हमने जो चैप्टर अभी नहीं किए वो भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। जब हम वो चैप्टर्स करेंगे तो वो करने में तब ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है ना, समझ आ गई। और हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी भी होती रहेगी। 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स। अब हम फिर से 3 वाले शुरू करेंगे, मतलब ऐसे ही रेपिटेशन में चलते रहेंगे ताकि हमारी और अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है ना, क्लियर है। बस आपका साथ चाहिए स्टूडेंट्स, आप साथ साथ चलते रहो और देखना ज़रूर कामयाब होगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, चलो इसी के साथ आज की क्लास ओवर होती है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।